सभी साथियों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट साइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि प्रॉमिस किया जाता है कि वो दूसरे व्यक्ति को कुछ जो है स्पेसिफिक पेमेंट जो है उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो जाएगी। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक्स की। तो चेक्स जो है वो बिजनेस के अंदर जो है उसका बहुत जो है फ्रीक्वेंटली प्रयोग किया जाता है। और जो है जब किसी व्यक्ति को कोई पेमेंट करनी है तो वो जो है चेक का प्रयोग करता है, और चेक जो है उस पर एक जो है स्पेसिफाइड नाम लिखा होता है कि किसको वह पेमेंट जाएगी, जिसे हम ड्राइव बोलते हैं। और जो चेक पर साइन करता है व्यक्ति, जो प्रॉमिस करता है कि जो है इतना जो है अमाउंट मैं इस व्यक्ति को पे करना चाहता हूँ, उसे हम ड्रॉर बोलते हैं। तो यह चेक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है। अब जो है जब कोई व्यक्ति जो है किसी को चेक देता है, जिसे हम ड्रॉर बोलते हैं, और जिसे दिया गया उसे हम ड्रॉई बोल रहे हैं, तो कई बार यह होता है कि वो चेक तो इशू कर दे, लेकिन जब वो चेक प्रेजेंट हो और उसके खाते में सफिशेंट अमाउंट ना हो और वो चेक वापस चला जाए, जिसे हम कहते हैं बाउंसिंग ऑफ द चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, तो ऐसे में जो है क्या होगा, जो ड्रॉर है जिसने जो है चेक दिया है और जिसको दिया है ड्राई को, तो उसको तो पैसा मिलेगा नहीं। तो इस तरह से जो है चांसेस रहेंगे कि जो है हरासमेंट हो उसका ड्रॉई का। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं कि जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जो इसका उद्देश्य क्या है कि जो इस तरह की घटनाएं हैं उनको रेगुलेट करना, कि इस तरह से जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इशू ही ना किए जाएं, जिससे कि ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पर जो है उसका असर हो। क्योंकि जब जो है गुड फेथ में जो है कोई ट्रांजैक्शन की जाएगी और उसके बदले में वो चेक दिया जाएगा, और अगर वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से वापस चला जाता है, तो उससे जो है बिजनेस और जो है जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी बहुत नेगेटिव असर रहता है। और जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है प्रमोट करना इस एक्ट का उद्देश्य है। और साथ ही साथ जो है टू सेफगार्ड द फेथ ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मीन्स जिसे पैसा लेना है, उनका फेथ भी बना रहे कि कोई इंस्ट्रूमेंट अगर उसे मिला है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो जो है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से वापस ना हो, तो उनका फेथ बना रहे। लेकिन समय के अनुसार जो है जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, इसमें कुछ इस तरह के प्रावधान थे कि उससे स्पीडली जो है इसका जो है डिस्पोजल नहीं हो पाता था केसेस का, कि अगर कोई चेक बाउंस हो गया है और वो व्यक्ति जो है जिसे पैसा लेना था, जिसे हम ड्राई बोलते हैं, अगर वह थ्रू कोर्ट जो है इसको क्लेम करता है, तो उसको जो है बहुत समय लग जाता था इस एक्टिविटीज़ में। इसी कारण से जो है अमेंडमेंट जो है इसमें हुए एक्ट में, प्रोविज़न एक्ट 2002, जिसमें कि जो है सेक्शन 143 से 147 जो है नए सेक्शन जो है ऐड किए गए। प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 148, 141, 142 जो है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, इनमें अमेंडमेंट किए गए। अब हम बात करते हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह से चेक होते हैं, उस तरह से प्रोमिसरी नोट को भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। लेकिन हम यहाँ पर स्पेशली बात कर रहे हैं सेक्शन 138 जो कि डील करता है डिसऑनर ऑफ चेक। इसका जो है डिसऑनर ऑफ बिल या प्रोमिसरी नोट से अर्थ नहीं है, तो हम जो है यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य हम डिस्कस करेंगे कि सर्वप्रथम जो सेक्शन 138 है उसके अंतर्गत जो है जो चेक ड्रॉ किया जाए या चेक इशू किया जाए, वो होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग डेट और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, जो कि लीगली रिकवरेबल डेट होना चाहिए। लीगली रिकवरेबल का मतलब कि टाइम बार डेट भी नहीं होना चाहिए।
या कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी की वजह से कोई ऐसा अमाउंट देना है, वो भी नहीं होना चाहिए। यानी लीगली रिकवरेबल डेट के होने पर किसी व्यक्ति ने जो है अगर उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उसकी पेमेंट करने के लिए कोई चेक इशू किया, वो सेक्शन 138 के अंदर कवर होता है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं कि सोमनाथ वर्सेस मुकेश कुमार 2015 ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि कंप्लेंट जो है, जो सेक्शन 138 में जो है वो मेंटेनेबल नहीं है अगर जो चेक है वो जो है टाइम बार डेट की वजह से इशू हुआ है। यानी कि टाइम बार डेट मीन्स कि जो डेट जो है टाइम बार हो चुका है, अर्थात 3 साल से अधिक उसको हो चुके हैं और 3 साल में उसको क्लेम नहीं किया गया, तो टाइम बार डेट है। तो ऐसे डेट के लिए चेक इशू किया तो वो जो है सेक्शन 138 में उसे कवर नहीं किया जाएगा। और अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की वजह से, जैसे सुपारी मनी फॉर कमीशन ऑफ ए क्राइम, मीन्स क्राइम करने के लिए कोई जो है ऐसा एग्रीमेंट किया कि इतना पैसा जो है आपको दे दिया जाएगा और उसके बदले में कोई चेक काटा है, वो लीगली रिकवरेबल डेट नहीं है वो, तो अंडर सेक्शन 138 जो है वो कवर नहीं होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि चेक जो है, जब मिला चेक तो उसे 3 महीने के अंदर जो है बैंक में प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट मीन्स उसको अपने खाते में जमा कराना होगा। और विद इन वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर। वैलिडिटी पीरियड मतलब कितना बचा हुआ पीरियड है, जो डेट उस पर जो है मेंशन की गई है उसके जो है 3 महीने के अंदर अंदर जो है उसकी जो है प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और जो चेक प्रेजेंट होने के बाद अगर वापस आता है तो वो रीज़न जो होना चाहिए वो इनसफिशिएंट फंड का होना चाहिए। कोई और जो है रीज़न जो है वो सेक्शन 138 में जो है कवर नहीं होगा, या एक्सीड द अमाउंट अरेंज, ऐसा रीज़न होना चाहिए। मीन्स उसमें पैसा कम पड़ रहा है, इस वजह से वो चेक वापस हो गया है। और जब इन परिस्थितियों को जो है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा करता है तो उसके बाद जो है अगर वह इंस्ट्रूमेंट, वह चेक डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर मीन्स अनपेड वापस आ गया, तो ड्रॉअर को नोटिस देना है विद इन 30 डेज। यानी कि बैंक से जो है वो मीमो मिला कि चेक वापस आ गया, उस बैंक के मीमो मिलने की डेट से 30 दिन के अंदर जो है इन्फॉर्म करना है ड्रॉअर को कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो आपने इशू किया था वह वापस आ गया है, तो कृपया करके जो है पेमेंट करें। ये विद इन 30 डेज जो है नोटिस भेजना है। इसके पश्चात जो है जब ड्रॉअर को नोटिस मिल गया तो जो है वो 15 डेज का टाइम जो है रिसीट ऑफ नोटिस से 15 डेज का टाइम ड्रॉअर के पास होगा पेमेंट करने के लिए। और जो ये नोटिस है ये राइटिंग में होना चाहिए कि आपका चेक जो है वापस आ गया है, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और विद इन 30 डेज जो है वो नोटिस वहाँ चला जाना चाहिए। विद इन 30 डेज कौन से? रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर, जब जो है बैंक से आपको सूचना मिल गई कि ये चेक जो है आपका जो डिसऑनर हो गया है, वापस आ गया है, और रीज़न जो है इनसफिशिएंट फंड्स है या फंड्स नॉट अरेंज, देन आपको 30 दिन के अंदर रिटर्न नोटिस जो है ड्रॉअर को भेजना है। और अगर ये रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा और जो है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, चाहे एक्नॉलेजमेंट ना भी मिले, कि उसको सर्विस हो गया है। अब हम देखते हैं कि कंप्लेंट कौन कर सकता है। तो कंप्लेंट सबसे पहले तो पेई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक व्यक्ति जो कि चेक काट रहा है उसने पेई का नाम लिखा है, तो पेई या होल्डर, होल्डर भी हो सकता है अगर मान लो इसको इंडोर्स किया जाए। होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये ध्यान रखना, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स वह व्यक्ति होता है जिसने कि उस इंस्ट्रूमेंट को, उस चेक को गुड फेथ में लिया है और ड्यू डेट से पहले ले लिया, यानी कि ऐसा ना हो कि वो चेक की डेट ही जा चुकी हो प्रेजेंट करने की, और
वो चेक जो है ऐसा गुड फेथ में लिया है कि चेक पहले से डिसऑनर नहीं हुआ ऐसा मान के, और किसी ट्रांजैक्शन को डिस्चार्ज के एवज में उसको वो चेक, वो इंस्ट्रूमेंट मिला, तो उसको हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स या पेई जो है वह कॉम्पिटेंट पर्सन है जो कि कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन कंप्लेंट कब फाइल करेगा? जब वो चेक वापस आ जाएगा, जब चेक डिसऑनर हो गया। हाँ, इसमें जो है वह कॉर्पोरल पर्सन जो है होना चाहिए, मींस फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए इन कोर्ट में। हाँ, वो अथराइज अटॉर्नी होल्डर भी हो सकता है, और कंपनी के केस में जो है कंपनी किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकती है। और कई बार ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑथराइज किया गया है बाद में वो जो है उस केस को अटेंड ना करे, तो किसी और व्यक्ति को भी कंपनी जो है अटॉर्नी होल्डर बना सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन जो है ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जो है फिक्स डेट है जहां से कि लिमिटेशन स्टार्ट होती हैं। तो जो है डिसऑनर ऑफ चेक में कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है जब जो है 15 दिन का टाइम ड्रॉअर को मिलता है, नोटिस उसे सर्व हुआ, और ड्रॉअर जो है वो 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं करता उस चेक की, तो 15 डेज के बाद जो है जस्ट कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। लिमिटेशन टू फाइल कंप्लेंट इज 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मतलब जो 15 दिन का पीरियड था उसमें उसने पेमेंट नहीं करी, तो 15 डेज के बाद जस्ट जो है लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। जो ड्रॉई है, जो पेई था, या जिस व्यक्ति को कंप्लेंट करनी थी, जो कॉम्पिटेंट टू कंप्लेंट था, उस व्यक्ति को 1 महीने के अंदर अंदर जो है कंप्लेंट करनी है कि मुझे पैसा नहीं मिला। अब वो थ्रू जो है कोर्ट जो है इसके लिए क्लेम कर रहा है, तो उसे कब करना है? जो 15 दिन का टाइम आपने दिया था उस ड्रॉअर को पेमेंट करने के लिए, 15 दिन लैप्स होते ही आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, 1 महीने का पीरियड रहेगा। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, कि अब कोर्ट के पास जो है यह पावर है कि अगर कोई वैलिड रीज़न है तो 1 महीने के बाद का जो डिले पीरियड है उसको भी जो है वो उसमें एग्जम्पशन दे सकता है, अगर कोई सफिशेंट रीज़न ऐसा हो। और जो अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो आया उसमें जो है इम्प्रिजनमेंट जो है वो मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स है। फाइन जो है वो दुगना हो सकता है अमाउंट ऑफ चेक से, और अगर ट्रायल जो है वो समरी ट्रायल की तरीके से कंसीडर किया जाता है, समरी ट्रायल होता है, तो मजिस्ट्रेट जो है जो इम्प्रिजनमेंट जो है जो पास करेंगे वो 1 ईयर से ज़्यादा नहीं करेंगे, और अमाउंट ऑफ फाइन मैक्स 5000। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है कंपनसेशन में, कंपनसेशन का अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो साथियों ये था सेक्शन 138 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें जो है आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें, कि जब भी चेक वापस आएगा वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से आना चाहिए, और चेक वापस आने के 30 दिन के अंदर जो है जो पेई है, जो उसका जो है जो ड्रॉई है उसको 30 दिन के अंदर जो है अपने पैसे की डिमांड करनी है ड्रॉअर से। फिर ड्रॉअर के पास 15 दिन का टाइम रहेगा, वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर सकता है और उस जो इशू को रिजॉल्व कर सकता है अपने एंड पर। अगर वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करता तो नेक्स्ट 30 डेज जो है लिमिटेशन पीरियड होगा कंप्लेंट के लिए, और उसके बाद जो है कोर्ट में ट्रायल चलेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।